अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज फिर से एक नया लेक्चर, बल्कि आज पूरा एक चैप्टर आपके सामने ले आए हैं। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इससे पहले हमने सेल वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट किया। तो आज हमारा दूसरा चैप्टर जो है कि शुरू करेंगे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो जो है कि आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना लेक्चर की तरफ आते हैं। लेक्चर के बाद जो है कि जो चीज़ें रहती हैं, बातें रहती हैं, कवर कर लेंगे। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले जो है कि ये टॉपिक है केमिकल। इसमें एक छोटा-सा टॉपिक है केमिकल बॉन्ड्स। बेशक सिलेबस में एक्सक्लूड है, लेकिन ये ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये ना पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्ड्स हम नहीं पढ़ेंगे, तो शायद आगे स्ट्रक्चर्स अच्छी तरह समझ में नहीं आएँगे। क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड का समझना ज़रूरी है, इसकी केमिस्ट्री को जानना ज़रूरी है, ताकि आप डीएनए का स्ट्रक्चर या जो है कि दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स जो भी हैं वो जब नहीं समझेंगे, तो उसको आज केमिकल बॉन्ड्स को थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। जब चीज़ों को थोड़ा गहराई से देखेंगे तो जो है ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो टॉपिक थोड़ा ये डीपली होगा, थोड़ी केमिस्ट्री भी होगी। तो आज जो है कि बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड्स के हवाले से। फिर कल से हम प्रॉपरली लेक्चर अपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, डीएनए जो है कि ये लेक्चर अपने जो है कि शुरू करेंगे। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल बॉन्ड्स। क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल बॉन्ड्स पढ़ने वाले। केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स। वैसे ये बॉन्ड बनता क्यों है? सवाल पैदा होता है ना, दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड अगर आपसे कि कोई पूछे क्यों बनता है, टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी या टू डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी, कि अपनी जो है कि पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। अगर बॉन्ड की बात करें तो इसको जो है कि डिवाइड कर सकते हैं दो उसके दो टाइप्स में। बल्कि ये मैं ब्लैक से करता हूँ। इंटर एटॉमिक बॉन्ड क्या है? इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स और इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। ये जो है कि आप केमिकल बॉन्ड्स को ना इस तरह, अब जो है कि इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स क्या होते हैं सर? आप जो है कि ऐसे पढ़ाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता। तो इधर बैठा हूँ ना आपका सर, जो है कि बेसिक चीज़ें हैं, समझाऊंगा। जो है कि बायोलॉजी की भी, केमिस्ट्री के भी, जो है कि आपको दोनों तरफ से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स एटमों के दरमियान जो बनते हैं बॉन्ड्स, किनके दरमियान? एटमों के दरमियान। इसमें जो है कि आपने सुना होगा कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। तीसरा मेटालिक, मेटालिक बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है कि वो हम नहीं पढ़ेंगे, चौथे बाकी जो है कि बॉन्ड्स। तो मैक्सिमम हमारा फोकस आज यही दो रहेगा, क्योंकि अपने बायोलॉजी के टॉपिक पे रह के चीज़ों को कवर करनी है। तो मेटालिक बॉन्ड ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, जब केमिस्ट्री हम शुरू कर लेंगे तब इसको देख लेंगे
इससे निपटेंगे तब उस वक्त। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं कि आपने अगर 9th, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये शायद 9th 10th में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा हो तो आपका सर आपको जो है कि ये चीज़ें क्लियर करवाएगा। और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर में आपने वंडरवाल फोर्सेस भी कहते हैं, वंडरवाल फोर्सेस आपने पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा इसको टच कर लेंगे। वंडर वाल फोर्सेस 5 जो होती हैं, 5 फोर्सेस। और दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवाल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सर आप वंडरवाल फोर्सेस तो केमिस्ट्री का टॉपिक है, हमें क्यों पढ़ा रहे हैं बेटा? आप इसी टॉपिक में देखें ना, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन आप पढ़ेंगे। अब हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या है? आप इधर एक टॉपिक में देखेंगे कि जो है कि डाइपोल, इसी में एक फोर्स है जो है वंडरवाल फोर्सेस में से एक फोर्सेस है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन जो हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में पढ़ते हैं, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन में, सॉरी। तो ये एक्चुअल वंडरवाल फोर्सेस है। तो मैं बेसिक से ये चीजें इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि ये बेसिक जहाँ जहाँ से निकली है उधर से क्या हो, कवर हो। जहाँ से निकली है हम उधर से सर को पकड़ेंगे, जहाँ से ये चीजें शुरू हुई हैं। तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रा, ये इंटर और इंट्रा, एक इंटर और एक इंट्रा भी पढ़ेंगे। इंटर, जैसे इंटर आपने देखा होगा, इंटरनेशनल दो मुल्कों के दरमियान जो मैचेस होती हैं या इंटरनेशनल लेवल कहते हैं। तो इसी तरह इंटर, दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो है कि फोर्सेस होती हैं, उसे क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। या एक होता है इंट्रा, जो एक मॉलिक्यूल के अंदर हो। इंटर, दो मॉलिक्यूल के माबेन हो, उर्दू में कहते हैं माबेन, दरमियान हो। और इंट्रा, इंट्रा किसे कहते हैं? मॉलिक्यूल के अंदर हो। इसको भी देख लेंगे हम, एक एक करके सबको थोड़ा टेस्ट दे देंगे। अब कोवेलेंट, सबसे पहले हम कोवेलेंट बॉन्ड से शुरू करेंगे। तो ये समझ में आ गई बात कि केमिकल बॉन्ड्स में इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स, इसमें आयोनिक, मेटालिक और ये वगैरह, और इसमें वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, 5 होती हैं। 5 में जो हमें रिक्वायर्ड हैं अभी वो पढ़ेंगे। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे। और हमारा आज का ज़्यादा फोकस इस पे रहेगा, दूसरे नंबर पे इस पे रहेगा, और तीसरे नंबर पे थोड़ा इस पे रहेगा। इन 3 चीज़ों पे हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि ये बायोलॉजी के जो है कि इस चैप्टर में, स्ट्रक्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। समझ में आ गई बात? तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप नोट कर लें जल्दी से जल्दी, या स्क्रीनशॉट ले लें अगर जो है कि नोट करना है या जो भी करना है कर। मिटा दूं? अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड जो है कि क्या होता है? सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड को थोड़ा देखते हैं, फिर बायोलॉजी में आके देखेंगे। पहले कोवेलेंट बॉन्ड की केमिस्ट्री को समझेंगे, फिर इस बॉन्ड को बायोलॉजी में आके देखेंगे कि ये बॉन्ड कहाँ कहाँ मौजूद है। समझ में आ गई बात? पल्ले पड़ रही है? तो अब कोवेलेंट बॉन्ड बेसिक, हम इसकी बेसिक देखें तो कोवेलेंट बॉन्ड है क्या? कोवेलेंट कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्डिंग में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
सबसे पहले तो ये दो नॉन मेटल के दरमियान होता है, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। ये नॉन मेटल्स में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मेटल्स में आयोनिक बॉन्ड होता है। फिर एक नहीं सॉरी, मेटालिक बॉन्ड मेटल्स में होता है। एक मेटल आ जाए या एक नॉन मेटल आ जाए तो वो आयोनिक बॉन्ड होता है, वो आगे देख लेंगे। तो ये सबसे पहले किन के दरमियान होता है? दो मेटल्स के दरमियान ये बॉन्ड बनता है। अब इसमें क्या होता है, दूसरा पॉइंट आप याद रखना है, आपने दूसरा पॉइंट याद रखना है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल क्या होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है, बल्कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, मिसाल के तौर पर। लेकिन ये म्यूचुअल शेयरिंग होती ही क्यों है? होती ही क्यों है? ताकि अब केमिस्ट्री में ना हम पढ़ते हैं बच्चों, केमिस्ट्री में ये जो है कि केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है कि हर एटम अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ना क्या बनाना चाहता है? नोबल बनाना चाहता है। जैसे मैं आपको रियल लाइफ की मिसाल देता हूँ, हम में से हर कोई क्या बनना चाहता है? शाहिद अनवर, गरीब हो नहीं, अपना एक रोल मॉडल होगा ना, कोई जो है कि अमीर बनना चाहते हैं, सोचते हैं कि पैसा हो, ये हो, गाड़ी हो, प्रोटोकॉल हो, या जो भी हो ना, एक वो होगा। तो मतलब एक लेवल है, एक हमने एक चॉइस रखा हुआ है, हम सारे क्या बनना चाहते हैं? वो उस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं। तो अब इधर भी ऐसा है, एलिमेंट्स में भी थोड़ा ऐसा ही है। हर कोई अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन, लास्ट वैलेंस शेल कहते हैं लास्ट शेल। लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो है कि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह होनी चाहिए? नोबल गैसेस की तरह होनी चाहिए। जैसे हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ की किन की तरह होनी चाहिए? स्टैंडर्ड बड़े-बड़े लोगों की तरह होनी चाहिए। समझते हैं नॉर्मल। तो इस तरह हम कोशिश करते हैं, तो ये सेम इधर भी है। अब नोबल गैसेस कौन-सी हैं? हीलियम है। हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, फिर ज़ीनॉन ये वगैरह पीरियोडिक टेबल में आप देख लें। तो अब ये जो है कि ये नोबल गैसेस का क्या मतलब है? तो ये इनमें क्या स्पेशलिटी है कि सारे एलिमेंट्स जो है कि नोबल गैसेस बनना चाहती हैं। तो नोबल गैसेस की ये स्पेशलिटी है कि वो रिएक्टिव कम, मतलब कम रिएक्टिव होते हैं। समझ में आ गई बात? तो इसलिए जो है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ताकि अब मिसाल के तौर पर ये एक हाइड्रोजन का एटम है जी। क्या है? हाइड्रोजन का एटम एक ये है, एक ये है। अब आपको पता है हाइड्रोजन की लास्ट शेल में एक, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है। अब ये भी जो है कि अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इसे डुप्लेट रूल भी कहते थे। अब ये बेसिक केमिस्ट्री है, 9th में आपने थोड़ा देखा होगा। तो इधर जो है कि ये चाहता है कि अपनी वैलेंस शेल में इधर इलेक्ट्रॉन 2 हो जाए, क्योंकि 2 किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? हीलियम की। तो ये भी चाह रहा है कि 2 हो जाए, ये भी चाह रहा है कि 2 हो जाए। अब गायबी से तो इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आएंगे ना, तो ये इसलिए ये दोनों एक करते हैं कि आपस में हाथ मिला लेते हैं। हाथ मिलाने से इसका भी काम चल जाता है, इसका भी काम चल जाता है, ये भी अपनी ख्वाहिश पूरी करता है, ये भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता है। वो क्या करता है अब देख लें। तो ये म्यूचुअली शेयर करते हैं, यही कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जी। समझ में आ गई बात? अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये इस तरह के ये अब ये देखो,
ये दो इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, बीच में आके हाथ मिला लिया, अब इसकी भी हो गई। अब एक इस तरह एक हाइड्रोजन के दरमियान एक इस तरह का बॉन्ड बना, इसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये हो गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे ऑक्सीजन में डबल बनता है, क्योंकि वो दो पेयर शेयर करता है। जैसे मैं इधर मिटा देता हूं इसको, मैं इसको क्या करता हूं, मिटा देता हूं। अब देख लें, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आ, ये तो ये दो पेयर शेयर करता है, इसलिए इनके बीच में क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। जैसे नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये तीन पेयर क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है मेरे बच्चों। ये क्या है, इस तरह कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ये थोड़ी सी केमिस्ट्री। तो अब इसकी बायोलॉजी कहाँ है, सर आप तो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हमें बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हैं। और जो है कि एक बात याद रखें, आप मैं पढ़ाते वक्त इस चीज को बताना भूल गया कि कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग या दूसरी जो वंडरवाल फोर्सेस होती हैं। ठीक है, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड की आपको ना इसकी इस कितने स्ट्रांग होते हैं ना, आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। किस चीज से, एक बॉन्ड एनर्जी से। बॉन्ड एनर्जी जो है कि एक एनर्जी होती है मेयर करने के लिए, फिर वो केमिस्ट्री है। तो आप अंदाजा लगाने के लिए आप बताता हूँ। अब इनकी बॉन्ड एनर्जी होती है 200 से लेके 400 किलो जूल तक, किलो जूल तक ये इनकी होती है। किनकी, कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड की। लेकिन जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम पढ़ेंगे, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होती है लेस देन 42 किलो जूल, सॉरी किलो जूल होती है, 42 किलो जूल होती है। तो अब खुद कंपेयर कर लें कि ये कितने स्ट्रांग है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। फिर वंडरवाल फोर्सेस पड़ी थी, उनकी 4 होती है, 2 to 4 होती है। तो आप खुद सोच लें कि कितने स्ट्रांग हो सकते हैं ये 200 से लेके, तो एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मतलब कि बड़े स्ट्रांग बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब बायोलॉजी में देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड्स आप कहाँ देखेंगे। अब जब जो है कि ना प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखेंगे, किसका स्ट्रक्चर, प्रोटीन का स्ट्रक्चर। अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा। प्रोटीन का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पेप्टाइड बॉन्ड नजर आएगा। पेप्टाइड बॉन्ड जो बनता है वो कोवेलेंट होता है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में। जैसे मैं ये चीज मिटा देता हूँ, आपको समझा देता हूँ, ये पूरा आपको समझा देता हूँ। अब बायोलॉजी में कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ कहाँ होता है। अब जैसे प्रोटीन है, क्या, प्रोटीन, प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड, क्योंकि प्रोटीन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अब कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड होता है, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सिडिक बॉन्ड होता है। ये भी कोवेलेंट होते हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये क्या होते हैं बच्चों, यही कोवेलेंट होते हैं। अब फिर आप पढ़ेंगे डीएनए में,
डीएनए या आरएनए में फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, ये डीएनए आरएनए में आप पढ़ेंगे। ये क्या होता है? ये भी कोलेंट होता है। अब हाँ, एक चीज मैं इधर आपको जैसे प्रोटीन का आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, जब हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम पेप्टाइड बॉन्ड भी उधर डिस्कस करेंगे ब्रीफली। और एक चीज उधर प्रोटीन में बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी होते हैं। अब जैसे मैं दिखा देता हूँ, इस तरह आपको भी समझ नहीं आएगा। हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्रोटीन बच्चों अमाइनो एसिड से बना होता है। किस चीज से बना होता है? अमाइनो एसिड से बना होता है। अब हम देखेंगे अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह बनता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है, ये चीजें देख लेंगे। तो प्रोटीन किस चीज से बना होता है? अमाइनो एसिड से बना होता है। अमाइनो एसिड क्या होता है? अमाइनो एसिड को समझना हो ना, तो हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, जब से 9th क्लास या 7th क्लास में आए हैं, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। और सेल की हमें एग्जांपल दिया जाता है ब्लॉक्स की। जैसे ब्लॉक्स मिलके क्या बनाता है? ब्लॉक्स मिलके क्या बनाता है? दीवार बनाता है। तो इसी तरह, सेम इसी तरह एमाइनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। सिंपल बात है, इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन को क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड कहते हैं। अमाइनो एसिड कोई बला है? नहीं है। तो क्या है अमाइनो एसिड? अमाइनो एसिड से मिलकर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। अब अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होता है, अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होता है, इसे क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। जिस तरह हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड होता था, कोवेलेंट बॉन्ड मैंने बताया था, सिंगल कोवेलेंट, इसी तरह दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। अब मैं बताता हूँ किस तरह। बेसिकली 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो हमारी बॉडी में होते हैं, 20 से लेकर 25 तक। बेसिकली ज्यादा होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में जो पाए जाते हैं इतने ही होते हैं। तो अब जो है कि जैसे मैं पेप्टाइड बॉन्ड ना आपको दिखाता हूँ कि जैसे हमारी बुक में एक फेमस एग्जांपल है, हर बुक में दिया ये फेमस बायोलॉजी की, तकरीबन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में आपको मिलेगी ये एग्जांपल। अब क्या है वो, मैं आपको बताता हूँ। एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है ग्लाइसिन। इसके ऊपर लिखता हूँ, क्या नाम है? ग्लाइसिन। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रा करो मेरे बच्चों। स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाता हूँ, इसका स्ट्रक्चर भी ड्रा करता हूँ। अब इसका स्ट्रक्चर इस तरह का है, COOH और NH2 हाइड्रोजन। अब आप एक चीज याद रखें, ये जो दो ग्रुप है ना मेरे बच्चों, ये ग्रुप ये आपको हर अमाइनो एसिड में नजर आएंगे। ये ग्रुप्स वेरिएबल है। ये ग्रुप्स क्या है? वेरिएबल। इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इसे कहते हैं NH2 ग्रुप। ये जो है कि NH2 और ये COOH आपको हर अमाइनो एसिड में नजर आएगा। तो ये एक अमाइनो एसिड है, एक अमाइनो एसिड जो प्रोटीन बनाता है, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन कह दे, इससे ही मिलके प्रोटीन बनती है। इसका नाम है ग्लाइसिन, इसका स्ट्रक्चर ये है। अब एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है एलानिन।
एलानीन नाम है उसका। अब उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, ये तो सर आपने कह दिया है कि ये तो इसी तरह ही आएंगे। एन अब मैं इसका बॉन्ड थोड़ा खोल के लिखता हूँ, ठीक है, आपको बाद में बता दूंगा कि क्यों खोल रहा हूँ। ये वाला, ये जो है कि ना एच एन एच, ये जो इसके एच हैं ये खोल के लिख रहा हूँ। ये अब ये वेरिएबल है, इधर आर आएगा, आर इधर एच आएगा। आर मतलब बच्चों CH3, ठीक है, आर का मतलब है CH3 आएगा। समझ में आ गई बात, आर का मतलब CH3 है। अब अब आपने ऐसा करना है मेरे बच्चों, इधर से आपने निकालना है OH, इधर से निकालना है आपने H। अब ये क्या निकल गया, H2O निकल गया ना इधर से वाटर। अब इस वाटर को इधर से निकाल दें, क्या करें, इस वाटर को निकाल दें आप इस तरह, नीचे क्या रह गया, वाटर उड़ गया वेपर्स बन के, ठीक है, उड़ा दिया वेपर्स बन के। अब जो है कि इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है ये वाला ऑक्सीजन और इसके दरमियान, इसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। दो एमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बना था ये क्या था, पेप्टाइड बॉन्ड इसे कहते हैं मेरे बच्चों। जो दो एमाइनो एसिड, ये भी एक एमाइनो एसिड है, ये भी एक एमाइनो एसिड है। अब पेप्टाइड बॉन्ड का तो समझ में आ गया ना बच्चों। अब मैं आपको इसी प्रोटीन के स्ट्रक्चर में एक और तरह का भी बॉन्ड मिलता है जिसे कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है मेरे बच्चों, डरना नहीं है, ये भी इसी प्रोटीन में, प्रोटीन के स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे डाइसल्फाइड, अभी थोड़ा ओवरव्यू देके छोड़ दूं तो डाइसल्फाइड बॉन्ड कुछ नहीं है, ये भी अमाइनो एसिड्स के दरमियान एक बॉन्ड बनता है सल्फर्स के दरमियान। जैसे एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है सिस्टीन, जिसका क्या नाम है बता दें, सिस्टीन, सिस्टीन नाम है। इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रा करता हूं मेरे बच्चों। इसका स्ट्रक्चर ये तो इसी तरह ही आएगा जो अभी आया था, NH2 इसी तरह ही आएगा, ये H आएगा और इधर CH2 आएगा, इधर S आएगा। अब इसी तरह का एक छोटा सा इधर बनाता हूं, जगह नहीं है इसलिए, ठीक है। इधर तो पेप्टाइड, जब स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर प्रोटीन स्ट्रक्चर की बात हो रही है, पेप्टाइड बॉन्ड ऑलरेडी इधर बना हुआ है, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड पहले बनेगा ना, एंड ये H ऊपर आएगा, एक H के साथ ये उन्होंने ये बॉन्ड ये वाला बन गया, ये बल्कि मैं बॉन्ड बना के, ये पेप्टाइड बॉन्ड ऊपर की तरफ पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब C, COOH, H, ये NH, तो ये भी CH2, ये S। अब ऑलरेडी एक बॉन्ड ऊपर बना है, ये अब पेप्टाइड बॉन्ड इन दो डाइपेप्टाइड बना ना, दो एक स्ट्रक्चर इस तरह का स्ट्रक्चर बना। अब ये भी सिस्टीन का मॉलिक्यूल, ये भी सिस्टीन का मॉलिक्यूल है। अभी आप इधर एक चीज गौर कर लें, ये तो पहले भी बनाया था, ये वही एलानिन और ग्लाइसिन में जिस तरह बनाया था सिंपल, इधर भी ऐसा ही है। लेकिन इधर देख लें, इधर ये जो सल्फर है ना, ये भी आपस में क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। इधर तो पेप्टाइड बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका था, इधर भी बनेगा, इसे कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो प्रोटीन स्ट्रक्चर में सिस्टीन के उसमें होता है, स्ट्रक्चर में होता है। तो यह आ गया बच्चों कोलेंट बॉन्ड में। फिर एक हम पढ़ेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फोस्फो
डाई ईस्टर बॉन्ड। अब ये बॉन्ड बच्चों ना डीएनए में नजर आएगा। अब जिस तरह आपने ना प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या था, स्ट्रक्चरल या जो है कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक अमीनो एसिड था ना, इसका न्यूक्लियोटाइड होता है। डीएनए किस चीज से मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। अब मेरे बच्चों, न्यूक्लियोटाइड खुद किस चीज से बना है? तो ये तीन चीजों से बना होता है। एक होती है बेसिस, नाइट्रोजिनस बेसिस, प्यूरिन या पायरामिडीन कहते हैं। दूसरा चीज होता है राइबोस शुगर, राइबोस शुगर होता है, शुगर होता है। और तीसरा चीज होता है फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड होता है। अब ये तीन चीजें होती हैं। तो अब ये फास्फोरिक एसिड और ये इसके दरमियान, और ये ऊपर एक और राइबोस जो आएगा उसके साथ स्ट्रक्चर बनाएगा डीएनए में, इसे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, जो कोलेट बॉन्ड बनते हैं। समझ में आ गया बच्चों? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है। फिर जो है कि हाँ, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जैसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। इस तरह इधर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये बायोलॉजी में हम आगे स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। समझ में आ गया बात? ग्लाइकोसिडिक भी समझ में आ गया? ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक जो ग्लूकोज के दरमियान बनता है, ग्लूकोज के ग्लूकोज के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, ये वाला ग्लाइकोसिडिक कहते हैं। वाइटल मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स में होता है। तो ये कोलेट बॉन्ड था। अब मेरे बच्चों आयोनिक बॉन्ड हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। कौन सा बॉन्ड पढ़ेंगे? आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड पढ़ेंगे। अब आयोनिक बॉन्ड में अब क्या होता है? जैसे कोलेंट बॉन्ड में क्या थी? दो नॉन मेटल्स थी। तो आयोनिक बॉन्ड में सबसे पहले एक मेटल आ जाएगी प्लस एक नॉन मेटल आ जाएगी। समझ में आ गई बात? अब उधर जो है कि म्यूचुअली शेयरिंग होती थी, इधर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। इधर क्या होगी? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं NaCl की। NaCl जैसे सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है, Na प्लस बन जाता है इलेक्ट्रॉन लूज करके। और एक क्लोरीन है Cl, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है और क्या बन जाता है? Cl माइनस बन जाता है। सर Cl क्यों करेगा? Cl इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करेगा? पागल है Cl? तो मेरे बच्चों Cl सॉरी Cl तो गेन करेगा। सोडियम इसलिए लूज करता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें आप, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये चाहता है कि मैं एक दे दूं, एक दे दूं, देखिए क्या बन जाऊं। जब एक दिया तो 10 दे जाएंगे। 10 किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? 10 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? नियॉन के होते हैं, जो नोबल गैस होती है। तो ये भी खुद को नोबल बनाना चाहता है, तो इसीलिए इसको इजी होती है नोबल बनने में। एक किसी से लेने के बजाय ये देता है ताकि इजी होती है, दे के नोबल बन जाए। तो ये नोबल बन जाता है। तो इसमें क्या आ जाती है? पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में 7 होते हैं, एक जरूरत होता है। तो ये यूं ही इंतजार करता है इसकी, यूं ही आ जाए, पकड़ लूं, खा जाऊं। तो इस तरह ये भी इंतजार करता है, यूं ही आ जाए, पकड़ लूं, कैच कर लूं। तो ये कैच करके Cl माइनस बन जाता। हाँ, अब बन गया, चलो जी बन गया। अब क्या होगा? अब इधर से आगे क्या होगा? अब हमारे पास बने थे सोडियम
प्लस और Cl माइनस बने थे। अब प्लस माइनस के दरमियान क्या होगी मेरे बच्चों, प्लस माइनस के दरमियान ना, ये प्लस माइनस के दरमियान, प्लस माइनस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। इसको ही आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए जो आपस में क्या करते हैं, जुड़ते हैं। समझ में आ गया बच्चों। इसी तरह मेटल और नॉन मेटल हम पढ़ेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स में भी, इधर ही बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे। ये आयोनिक बॉन्ड था। समझ में आ गया बच्चों। तो अब अगला हमारा चीज है जो हमने पढ़ना है, वो है हमने इंटर एटॉमिक पढ़ लिया, कोवेलेंट और जो है कि आयोनिक बॉन्ड हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ लेंगे कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे मेरे बच्चों। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपने, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ ना, एग्जांपल से बेहतर चीजें समझ आती हैं। तो वाटर आपने देखा होगा, मैंने इससे पहले लेक्चर में वाटर के बारे में जिक्र किया था। सेल मेम्ब्रेन के लेक्चर में मैंने कहा था पोलर होता है। पोलर क्या होता है सर, ये मार्कर शायद आखिरी स्टेज पे पहुंचा है, नहीं लिख रहा है, तो मैं रेड यूज करना पड़ेगा अभी। तो ये H तो इसमें पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये पोलर है मेरे बच्चों। वाटर क्या है, पोलर है। क्यों पोलर है, ये पोलर इसलिए है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, पोल्स बने हैं, ऊपर पोल्स बने हैं। तो क्या हुआ, पार्शियल पॉजिटिव। और ये बने किस तरह, क्या हुआ, क्यों बने, अब ये देखेंगे। ये बने इसलिए मेरे बच्चों, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। पोलर बनता भी हाईली, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपको पता है जब ये इलेक्ट्रॉन, इस एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड ही होते हैं। ये वाले बॉन्ड क्या होते हैं, कोवेलेंट ही होते हैं। थोड़ा मैं समझा रहा हूँ आगे भी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी नहीं, ये जो बॉन्ड बन रहा है ये कोवेलेंट। तो ये जो है कि अपना इलेक्ट्रॉन करीब ले आएगा, हाई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए इसमें क्या आ गई, नेगेटिव चार्ज। इसमें क्या आ गई, पॉजिटिव चार्ज आ गई। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आप ट्रेंड देखें ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आप ट्रेंड, तो सबसे पहले ज्यादा फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, कार्बन, हाइड्रोजन, तो लास्ट में हाइड्रोजन है। देखें, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन। तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, 4 होती है, ऑक्सीजन की 3.5, इसकी 3। तो ये दूसरे नंबर पे जो है कि ऑक्सीजन है। इसी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जो अपने तरफ ज्यादा खींचता है। इस वजह से इसमें क्या आ गई, पार्शियल नेगेटिव आ गई। ये क्या हो गया, फिर ये मॉलिक्यूल पोलर हो गया। अब एक दूसरा मॉलिक्यूल, मिसाल के तौर पर कोई समझ लें, एक सी मॉलिक्यूल आ गया। ये मिटा दूं, ये डिस्टर्ब करवा रहा है हमें। ये ट्रेंड आप याद रखें बस। ये मिसाल के तौर पर एक दूसरे मार्कर से बनाता हूं। हमारे पास सी मॉलिक्यूल आ गया, सी मॉलिक्यूल। अब इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले होगी लोन पेयर, सॉरी इसका स्मॉल साइज होना चाहिए, लोन पेयर इसमें होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होनी चाहिए, इसमें वैसे होती है 2 लोन पेयर ऑक्सीजन, और
हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये इसके साथ, इसकी लोन पेयर के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। इसी बॉन्ड को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ये कोलेंट है, ठीक है, ये कोलेंट है। ये अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे वाटर में, वाटर में वाटर में आप देख लें, जैसे H आ जाता है, HCl, HCl, तो ये भी पोलर है, पोलर की वजह से इधर पॉजिटिव, इधर ये जो है कि क्या आ गया, नेगेटिव। तो ये लोन पेयर इसको, मतलब ये हाइड्रोजन को क्या करता है, दे देता है। इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब हाइड्रोजन में इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रा आती है। अब इंटर भी पढ़ेंगे, इंट्रा भी पढ़ेंगे। अब हाइड्रोजन बॉन्ड हमने क्यों पढ़ा, कहाँ हमें देखने को मिलेगा, वाटर में, वाटर इंटरमॉलिक्यूलर यही तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू आपस में दो मॉलिक्यूल वाटर के जुड़े हैं। और दूसरा, हमें नाइट्रोजनस बेस डीएनए के स्ट्रक्चर में हमें नजर आई, डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़े होती है। मेरे बच्चों, जब हम आगे स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें अच्छी तरह समझा दूंगा, आप टेंशन ना ले लें, बस जस्ट समझें कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ नजर आएगी हमें, डीएनए के स्ट्रक्चर्स में, या दूसरे भी प्रोटीन में भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ज्यादातर आपको उधर नजर आएगी। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक वीक होती है एज कम्पेयर टू कोवेलेंट और उसमें। लेकिन वंडरवाल फोर्सेस से क्या होती है, स्ट्रांग होती है। इसकी तकरीबन लेस देन 42 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी तो होती है स्ट्रांग। लेकिन वंडरवाल्स की 4 से लेके 8 तक होती है, इनकी 8 से लेके 42 तक होती है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैं आपको ऊपर ऊपर से चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि बायोलॉजी है, केमिस्ट्री नहीं है। केमिस्ट्री होती तो मैं आपको गहराई से समझाता कंसेप्ट। कुछ स्टूडेंट्स जो इंडिकेट लेवल के हो या दूसरे, उनको मतलब वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये चीजें मैं नॉर्मली पढ़ा रहा हूँ, ये बायोलॉजी है। क्योंकि इधर फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट आते हैं फिर उनको ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है, मुश्किल होता है। तो अब एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर, जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जैसे HCl या इनके दरमियान इंटर, ये एक होती इंट्रा। इंट्रा जैसे मॉलिक्यूल के अंदर हो, इंट्रा। जैसे मिसाल के तौर पर केमिस्ट्री में जो एग्जांपल देते हैं ना इंट्रा की, वो फिनॉल की देते हैं समझने के लिए, क्योंकि इंट्रा भी समझना है ना। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, समझ में आई बात। तो ये फिनॉल, नाइट्रोफिनॉल की देते हैं। OH इधर N। तो ये ऑक्सीजन और ये इसके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है, इसको ना देखें, एक मॉलिक्यूल के अंदर है, ये बाहर नहीं है। जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्डिंग होती है वो इंटर होती है, जो एक मॉलिक्यूल के अंदर होती है वो इंट्रा। मैं समझाने का मकसद इंट्रा और इंटर का कंसेप्ट समझें बस आप। तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी काम क्लियर। अब कौन सा रहता है, वंडरवाल फोर्सेस। हाँ, अब वंडरवाल फोर्स में इसलिए समझा रहा हूं कि आपको थोड़ा हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन, हमारी बुक में एक चीज है हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन, हाइड्रोफिलिक इंटरैक्शन। अब हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन क्या है मेरे बच्चों,
आपने कभी देखा है साल्ट हम जैसे पानी में डाल देते हैं तो डिजोल्व होती है, लेकिन रेड डिजोल्व नहीं होता, दूसरी चीजें डिजोल्व नहीं होती। क्यों होती हैं? क्यों होती हैं? हाइड्रो कहते हैं वाटर को फीलिंग, लव, मोहब्बत, वाटर से मोहब्बत हो तो हाइड्रोफिलिक जो है कि जैसे साल्ट से डिजोल्व क्यों होती हैं, वाटर से मोहब्बत क्यों है। तो अब जैसे मेरे बच्चों में आपको जैसे सोडियम NaCl डाल देते हैं, तो ये डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट होता है। अब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ना, केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में होता है हाइड्रेशन एनर्जी जब ग्रेटर होगी वाटर की, लेटेस्ट एनर्जी पे गालिब आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में, इसे डिसोसिएशन कहते हैं। तो ये अब उसके प्रोसेस में केमिस्ट्री में डिसोल्यूशन प्रोसेस में पढ़ते हैं ना, तो अब ये सोडियम आयन को ना, सोडियम आयन को वाटर मॉलिक्यूल्स घेरते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, घेरते हैं इस तरह। क्यों? इसमें देखें ये प्लस है तो ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह। क्यों? क्योंकि ये खुद भी तो पार्शियल वो है, पोलर है। इसी जो है कि चार्ज की वजह से, पोलैरिटी की वजह से ये जो है कि आपस में रिएक्शन कर जाते हैं। इसको हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन कहते हैं। हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन जो हमारी बुक में एक एग्जांपल भी दी गई है, इसीलिए ये वाटर में डिसॉल्व होता है। जैसे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, जो वाटर से नफरत करते हो, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बचे, क्योंकि लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी हो रहा है। एक होता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ये क्या है? ये हाइड्रोफोबिक कहते हैं डर को, इसको वाटर से डर लगता है। जैसे टेल्स थी ना, सेल मेम्ब्रेन की जो टेल्स होती हैं क्या थी, हाइड्रोफोबिक थी ना, बच के रहती थी। हेड क्या था, हाइड्रोफिलिक था। तो हाइड्रोफोबिक, जैसे आपने कभी देखा होगा, जैसे आयल है, आयल वाटर में डालें तो उसके ड्रॉप्स इसी तरह रह जाते हैं, हल नहीं होते हैं। क्यों? क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वाटर क्या है, पोलर है। वो दूसरा क्या है, वो आयल नॉन पोलर, तो वो आपस में बॉन्डिंग नहीं बनती है। तो हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो ये हाइड्रोफिलिक जो इंटरेक्शन है, ये वंडरवाल फोर्सेस, ये जो अभी हमने पढ़ा ना आयन से, सोडियम आयन, इसे इंड्यूस डाइपोल फोर्स भी कहते हैं। ये यही वही वंडरवाल फोर्सेस में आता था, इसीलिए वंडरवाल 5 फोर्सेस थी। तो उसका थोड़ा आपको कंसेप्ट दिया। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मैंने कोशिश किया है कि चीज़ों को थोड़ा गहराई से, आज बताया था कि गहराई से पढ़ेंगे, लेकिन इतनी गहराई से नहीं, और क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाता है, तो इसीलिए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द केमिस्ट्री का जब कोर्स शुरू करेंगे तब इन चीज़ों को बेसिक से क्लियर कर देंगे, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट तक।